हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया जो कि केमिकल रिएक्शन है। अगर आप किसी भी RSSM BRDC एग्ज़ाम या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हम इसे टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं और अंतिम रूप से एक या अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो कुछ बंध तो टूटेंगे और कुछ बंध बनते हैं। अंतिम रूप से जो अपना प्रोडक्ट बनता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे A + B ये अपने पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है जिन्हें बोलते हैं क्रियात्मक कारक, जिन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। ये आपस में क्रिया करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं C + D, ये जो है हमारे प्रोडक्ट है। रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद प्रोडक्ट कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका? ठीक है। तो नोट में लिखा है कि जिस उत्पाद के पास अपवर्ड एरो लगा हो, मतलब ऊपर की साइड जो है एरो जा रहा हो, तो उसे गैसीय उत्पाद होता है जो अभिक्रिया के दौरान वातावरण में मुक्त हो जाता है। मतलब जब हम ऐसे रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला जो एरो हमें दिखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे O ऑक्सीजन O2 लिखा हो और फिर ये एरो लगा हो, मतलब इससे जो है ऑक्सीजन रिलीज हुई है एनवायरनमेंट के अंदर, ये समझना है। और जिस उत्पाद के पास जो है डाउनवर्ड एरो लगा हुआ होता है तो वह उत्पाद पात्र में नीचे बैठ जाता है, अर्थात प्रेसिपिटेट होता है। वह अभिक्रिया का अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन कहलाती है। जो अभिक्रिया है वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है। तो समझ आ गया इतना कि अगर अपवर्ड साइन होगा तो कोई जो है गैस है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हुई है, और अगर डाउनवर्ड साइड आएगा, डाउनवर्ड का मतलब क्या है? नीचे की तरफ बैठना, डाउनवर्ड मतलब नीचे बैठना, तो वह पदार्थ जो नीचे बैठ जाता है रिएक्शन में उसे बोलते हैं। दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो वो हमारा जो है रोंग माना जाएगा। इसलिए दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना है। इतना याद रखना है कि दोनों तरफ बैलेंस रहना चाहिए। अगर इधर 2 हाइड्रोजन है तो राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है तो लेफ्ट में भी 2 ही होगी, तो दोनों को बैलेंस करके रखना है। देखते हैं। जैसे ये अपना एग्जाम्पल है H2 + O2। H2 + O2 से क्रिया हुई तो ये बना H2O जो कि असंतुलित है। कैसे? इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इसलिए ये असंतुलित हुआ। इसलिए इसको संतुलित बनाने के लिए हमने जो है यहाँ पे 2H2 + O2, अब इधर जो बना था अपना H2O बना था। ठीक है। अब इधर भी हम 2 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी हो गई? ये 2 हो गई। यहाँ भी ऑक्सीजन ये 2 हो गई। ऐसे हमें दोनों तरफ बैलेंस करके चलना है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन वाला है N2H2 2NH3 बनता है जो कि असंतुलित है। क्यों? क्योंकि इधर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन ज़्यादा हो गई, 3 3 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गई। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन पे जो है 3 लगा हुआ है, 3 दूनी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, नाइट्रोजन 2 ही है। वैसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं H2O2 S2 + O2 तो SO3 है, यह भी असंतुलित है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गई और S2 है, यहाँ पे S1 ही है, इसलिए यहाँ हम 2 लगाएंगे तो ये बनेगी। ये सल्फर तो 2 हो गई यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6, तो ऑक्सीजन को इधर मेंटेन करने के लिए इधर 3 लगा देंगे। समझ आ गया होगा मुझे लगता है। बाकी और भी रिएक्शंस दे रखी है, आप इन्हें देख लेना कैसे क्या करना है वो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यौगिक के पास लिखे हुए शब्दों का अर्थ, मतलब कुछ यौगिकों के पास लिखा हुआ होता है ये, जैसे ये क्या हो गया? हाँ, यौगिकों के पास लिखे हुए शब्दों का अर्थ क्या होता है? अगर AQ लिखा हुआ है इसका मतलब है AQ का मतलब है जलीय विलयन, AQ का मतलब है जलीय विलयन। S का मतलब होता है सॉलिड, S का मतलब क्या होता है? सॉलिड। और L का मतलब होता है लिक्विड, L का मतलब लिक्विड होता है। और G का मतलब गैसियस। मतलब हमने ये लिखा कि जैसे O2 लिख के हमने ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे G, तो इसका मतलब क्या होगा? O2 गैस। और अगर हमने ये एरो लगा दिया तो इसका मतलब O2 गैस है, वो रिलीज़ हुई है एनवायरनमेंट में। O2 गैस है जो एनवायरनमेंट में क्या हुई है? रिलीज़ हुई है। नेक्स्ट जो है अभिक्रियाओं के टाइप्स होते हैं। जैसे पहली अभिक्रिया है अपनी योगात्मक अभिक्रिया। पहली जो अभिक्रिया है उसे योगात्मक अभिक्रिया, संयोजक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब इसमें जो है योग होता है, यौगिक जो है आपस में जुड़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर नया उत्पाद बनाते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के जो है H2O बना रहे थे, वैसे ही है योगात्मक अभिक्रिया। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, जो कि ये नया उत्पाद बन गया है। ये एग्जाम्पल जो मैंने बताया वही है।
दूसरी होती है विघटन अभिक्रिया। विघटन, अपघटन, विखंडन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि टूटेंगे, मतलब डिवाइड होगा इसके अंदर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन, अपघटन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है। इसमें क्या होगा, विखंडन होगा, टूटेगा, डिवाइड होगा, डिकम्पोजिशन होगा। कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला है CaCO3, ये टूटता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। टूट के जो है दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेता है, ये उत्पाद बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसको क्या है कि हाई टेम्परेचर पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया। जैसे अपना A है अभिकारक है, वो टूटता है B और C में, जब उस पर टेम्परेचर, हीट, लाइट जो है वो अप्लाई करते हैं, तब ये जो है रिएक्शन होती है। मतलब हमें किसी भी पदार्थ को तोड़ना है तो हमें जो है फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अपन तोड़ते हैं किसी चीज़ को, हथौड़े से तोड़ना है उसे, तो इसमें जो है रिएक्शन में उसे या तो गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, या वो है लाइट का यूज़ करेंगे। तो ऐसे यूज़ करके हम जो है रिएक्टेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, विघटन इनका होता है। आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलते हैं, यदि तीर के ऊपर डेल्टा या चिन्ह या ताप की मात्रा लिखी हो तो ऐसा अपघटन, ताप या अपघटन या उसमें वियोजन कहलाता है। मतलब जैसा जैसा साइन लगा हुआ होगा वैसी वैसी रिएक्शन होगी। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यदि तीर के ऊपर वोल्टेज या विद्युत धारा की मात्रा लिखी है तो वह जो है विद्युत अपघटन, विघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। और अगर HV लिखा हुआ है तो ऐसा अपघटन, प्रकाशीय अपघटन या फोटोलाइसिस होगा। V का मतलब होता है प्रकाश की आवृत्ति और H का मतलब प्लांक नियम होता है। फिर नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन है वो है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि जो उत्पाद है, जो पदार्थ है, वो अपनी जगह से दूसरे जो प्रोडक्ट है उसे हटा देंगे, या जो आयन्स है अपने उनको हटा देंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब हम इसको ऐसे एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जैसे एक तो बहुत पावरफुल मोटा अच्छा खासा ताज़ा आदमी है, मोटा खासा, और एक पतला सा आदमी है, तो वो जो है बस की सीट पर बैठा है। जैसे अब मोटा वाला आदमी क्या करेगा कि उसको जो है पतले वाले आदमी को फोर्स लगा के जो है हटा देगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा एक्टिव है, उसके अंदर जो है ज़्यादा वेट है, पावर है, फोर्स है, तो वो अपनी फोर्स का यूज़ करके उसे हटा देगा। तो वैसे ही इसमें यहाँ भी क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को फोर्स लगा के वहाँ से उसकी जगह से हटा देते हैं और वहाँ पे खुद आके बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे AB+C है, तो यहाँ पे जो C है वो ज़्यादा फोर्स वाला है, इसलिए वो जो है B वाले फोर्स को हटा के, B वाले जो तत्व है उसको फोर्स लगा के उसे हटा देता है और खुद बैठ जाता है, तो ACB बन जाता है। वैसे ही AB और C है, तो ये इधर क्या हुआ है कि जो C है वो A को हटा देता है, उसमें B को हटा देता है, इसमें C को। ये वाला एग्जांपल देख लो, जैसे कॉपर सल्फेट है वो जिंक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक है। तो जो जिंक है वो ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए ये है जो है जिंक जो है कॉपर की जगह आके बैठ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है अलग हो जाएगा, बाहर विस्थापित हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन दो बार होता है, अर्थात प्रत्येक द्विविस्थापन एक प्रकार का जो है विस्थापन है, लेकिन प्रत्येक विस्थापन द्विविस्थापन नहीं होता। ये तो सिंपल सी बात है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है, दो बार विस्थापन हो रहा है, दो बार, जैसे NaOH और HCl का एग्जाम्पल देखें तो इसमें जो है क्लोरीन सोडियम के साथ OH को हटा देती है और सोडियम के साथ ऐड हो जाती है, और इधर जो है हाइड्रोजन के साथ जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड हो रही है यहाँ पे, तो वाटर बन रहा है। तो प्रत्येक द्विविस्थापन एक प्रकार का विस्थापन है। मतलब द्विविस्थापन में तो क्या है कि एक और दो विस्थापन तो हो रहा है ना, दो विस्थापन हो रहे हैं, लेकिन प्रत्येक विस्थापन, अब जब एक ही विस्थापन होगा तो उसे द्विविस्थापन कैसे बोलेंगे। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता निर्धारित करने वाली श्रेणी है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब एक जो है टेबल होती है जो धातुओं की क्रियाशीलता को बताती है कि कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। जैसे हम आगे देखते हैं, ये टेबल है, ये ट्रिक दी हुई है जिससे आप बहुत इजीली जो है इसे याद कर सकते हैं, जो आपको याद करने में आसानी होगी। ये वाली ट्रिक ऐसे ही बनाई हुई है। जैसे लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी, जमीन करोड़ रुपए लोहे की, सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ, तांबे चांदी की प्लेट और सोना दो। तो पहले आप इतना याद रखना कि लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी, यहाँ तक याद रखना। लीना से लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सोडियम, कैल्शियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, है ना। अब जमीन करोड़ मतलब जिंक और Cr मतलब क्रोमियम, यहाँ तक याद होगी। देन मैं हटा देती हूँ इधर इसको। फिर जो ज़मीन करोड़ रुपए की है वो लोहे की है, जो ज़मीन है वो करोड़ रुपए की है और लोहे की है इसलिए करोड़ रुपए की है। फिर जिस ज़मीन में जो है सीढ़ी है तो उसको जो है नीचे से पुतवाओ और तांबे चांदी की प्लेट और सोना दो। मतलब अलमारी मांगी, लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी, और जो ज़मीन है वो करोड़ों रुपए की है क्योंकि वो लोहे की है, और जो सीढ़ी है, ज़मीन के अंदर सीढ़ी है इसलिए उसे जो है नीचे से पुतवाओ। मतलब ज़मीन ली है करोड़ों रुपए की है तो उसकी देखभाल तो करनी होगी, तो उसे पुतवाना पड़ेगा, मतलब रंग रोगन वगैरह करवाना पड़ेगा, पुतवाओ। और वहाँ पे जो है महंगी ज़मीन है करोड़ों रुपए की, तो वहाँ पे जो बर्तन भी है वो करोड़ों रुपए के है। तो इसे याद रखना कि तांबे चांदी
कि प्लेट और सोना दो, तांबे चांदी और प्लेट सोना दो। ठीक है। इस ट्रिक में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये है और सबसे कम क्रियाशील सोना है। मतलब लिथियम जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है और जो ओरा सोना है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसलिए क्रियाशीलता घटती जाती है। लिथियम और पोटेशियम की क्रियाशीलता सर्वाधिक है और प्लेटिनम व सोना आदि की क्रियाशीलता बहुत कम है। इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु अपने से बाद में आने वाले धातु को विस्थापित कर सकती है। मतलब पहले ये जो आ रही है ना, ये जैसे लिथियम आ गई, अब लिथियम जो है निकिल को विस्थापित कर सकती है। अब सोडियम जो है वो कॉपर को विस्थापित कर सकती है, लेकिन सोडियम जो है लिथियम या पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकती है। इसलिए एग्जांपल है ZnSO4 और आयरन। तो ये यहाँ रॉन्ग दिया हुआ है क्योंकि आयरन हम देख सकते हैं, आयरन यहाँ आ रहा है और जिंक उससे पहले आ रहा है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए आयरन जो है इसे विस्थापित नहीं कर सकता है। मैं इसको हटा देती हूँ, फिर आगे हम देखते हैं। इनमें ये तीनों जो रिएक्शन दी हुई है ये गलत है। रॉन्ग का साइन इस पे बना हुआ है, ये देखो ये तीनों गलत है। ओनली ये वाली जो है राइट है। आप देख सकते हैं आयरन सल्फेट प्लस जिंक है। अब जिंक जो है हमने ऊपर टेबल में देखा ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक जो है आयरन को स्थापित कर सकता है, जबकि आयरन जिंक को स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए जिंक सल्फेट प्लस आयरन जो है इसमें रिलीज होगा, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से तांबे को मतलब कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, इनमें से कौन सा कर सकता है। तो हमने देखा था कि कॉपर था, फिर चांदी थी, एजी था, फिर प्लेटिनम था और उसके बाद में ओरा था, मतलब सोना था। सोना तो सबसे लास्ट में था, उससे पहले प्लेटिनम था, उससे पहले एजी था, मतलब तांबा इन तीनों से पहले था। तो ये तो बाद में आ रही है, मतलब कम क्रियाशील है, ये तो नहीं हटा सकती, लेकिन आयरन जो है तांबे से पहले आ रहा था, इसलिए ये जो है कॉपर को विस्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। एक्सो का मतलब होता है एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। और एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब अंदर, एंडो का मतलब अंदर होता है। तो ऐसे याद रखना कि एक्सो मतलब बाहर निकल रही है और एंडो मतलब अंदर आ रही है। मतलब वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का जो है त्याग होता है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे भी याद सकते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी चीज़ का। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें ऊष्मा का त्याग होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि जब ऊष्मा निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए जो है वातावरण का परिवेश या तापमान को बढ़ा देती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है वातावरण के अंदर का जो वातावरण में जो तापमान है उसे कम करती है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रही है। एग्जाम्पल के लिए A+B है तो उससे C+D बना और प्लस का साइन लग के ऊष्मा, अब प्लस का साइन लग रहा है लेकिन ऊष्मा क्या है, निकल रही है। तो ये मत सोचना कि प्लस का साइन लगा है तो ऊष्मा ऐड हो रही है, नहीं। और इसमें नेगेटिव साइन लगा है, ऊष्मा मतलब ऐड हो रही है इसमें। कुल एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। मतलब इसमें जो ओवरऑल अपन देखें तो रिजल्ट नेगेटिव मिलता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में पॉजिटिव मिलता है। पॉजिटिव कैसे? क्योंकि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है एक तो जो एक्स्ट्रा जो ऊष्मा है उसे एब्जॉर्ब भी कर रही है, प्लस जो है टेम्परेचर को भी कम कर रही है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसे भी रिलीज़ कर रही है, कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है। वैसे अब देखिए कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं इन्हें हटा देती हूँ। उत्पाद की ऊर्जा और ग्रेटर देन का साइन लगा है क्रिया कारक की ऊर्जा। मतलब इसमें जो है उत्पाद जो बन रहा है अपना, उसमें तो ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो उत्पाद की तो ऊर्जा उसमें क्या होती है, कम होती है। अब जिधर ये जो चिमटा खुला होता है उसकी ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे क्रिया कारक की ऊर्जा ज़्यादा है उत्पाद की ऊर्जा से। और इधर जो है अपोजिट होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊष्मा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये वातावरण की जो एनवायरनमेंट है उसकी भी ऊष्मा ले रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है जो, और क्रिया कारक की ऊष्मा इससे जो है कम है। यहाँ पे जो है दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखते हैं हम उन्हें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये वाली कौन सी है, ये वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो श्वसन है अपना, श्वसन में अपन ऊष्मा ग्रहण करते हैं या बाहर निकालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है श्वसन लेते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे C6H12O6 के साथ 6O2 ऐड होता है तो 6CO2 6H2O और 686 कैलोरी बाहर निकलती है। यहीं पे ये है चूना और पानी। चूना और पानी का जो मिश्रण है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ H2O ऐड होता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। जैसे कोई लकड़ी है, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, इनमें भी धुआं निकलता है, एनर्जी ऊष्मा निकलती है। कूड़े कचरे से खाद बनाते हैं उसमें ऊष्मा निकलती है। कोयला जब जलता है तो उसमें भी जो धुआं वगैरह निकलती है, ऊष्मा निकलती है। प्रबल क्षार के साथ H2O जब ऐड होता है तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और प्रबल अम्ल के साथ जब H2O ऐड होता है तो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया में N2O2 की रिएक्शन हुई तो 2NO बना और ऊष्मा क्या हुई, एनवायरनमेंट की ऐड हो गई इसमें। अब प्रकाश संश्लेषण है, उसमें भी एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो प्लांट्स जो है लेते हैं। गलन, क्वथन, बर्फ और नमक का जो सॉल्यूशन है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और वाष्पीकरण भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।